आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान से भी जीता था। औपनिवेशिक निर्वंश विज्ञान की सच्चाई जो आपको हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे औपनिवेशिक निर्वंशवाद की, एक ऐसा विषय जिसने भारत के समाज को समझने के नाम पर उस पर शासन करने का काम किया। औपनिवेशिक निर्वंश विज्ञान वह अध्ययन है जो उपनिवेश काल में यूरोपीय शासकों द्वारा अपने अधीन समाजों को समझने के लिए किया गया। विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत, अफ्रीका और एशिया के समाजों का गहराई से अध्ययन किया। उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि शासन को आसान बनाना, समाज को नियंत्रित करना था। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ। औपनिवेशिक निवंश विज्ञान वह प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेशवादी शासक स्थानीय समाज, संस्कृति, जाति, धर्म और परंपराओं का अध्ययन करते ताकि वे शासन और नियंत्रण को मजबूत कर सके। अब देखते हैं औपनिवेशिक निवंश विज्ञान की विशेषताएं। पहला है शासन केंद्रित दृष्टिकोण। औपनिवेशिक निवंश विज्ञान का मुख्य उद्देश्य समाज को समझना नहीं, शासन को आसान बनाना था। शासक यह जानना चाहते थे कि कौन सा समूह शक्तिशाली है, किसे नियंत्रित करना आसान है। उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने अलग अलग जातियों और जनजातियों का अध्ययन किया ताकि प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया जा सके। दूसरा है वर्गीकरण और श्रेणीकरण। समाज को अलग अलग भागों में बांटा गया, जाति, जनजाति, धर्म। यह वर्गीकरण अक्सर कठोर बना दिया गया। उदाहरण के लिए हर्बर्ट रिजले ने भारतीय समाज को नस्ल और जाति के आधार पर वर्गीकृत किया। इससे जाति व्यवस्था और भी स्थायी हो गई। यूरो केंद्रित दृष्टिकोण। अध्ययन जो है वो यूरोपीय नजरिए से किया गया। पश्चिमी संस्कृति को उन्नत और स्थानीय संस्कृति को पिछड़ा बताया गया। उदाहरण के लिए कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहकर कमतर उसको आका था, जबकि उनके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक तर्क थे। अगला है क्षेत्र कार्य और प्रत्यक्ष अवलोकन। निवंश विज्ञानी सीधे लोगों के बीच जाकर अध्ययन करते थे, उनके जीवन को नजदीक से देखते थे। उदाहरण के लिए ब्रिटिश अधिकारी गांव में जाकर लोगों के खान पान, रीति रिवाज और रहन सहन का अध्ययन करते थे, लेकिन यह अवलोकन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। अगला है दस्तावेजीकरण। सर्वे, रिपोर्ट, जनगणना आदि के माध्यम से डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया। उदाहरण के लिए 1871 की जनगणना में लोगों को जाति और धर्म के आधार पर दर्ज किया गया। इसका परिणाम ये निकला कि समाज की एक स्थायी जो है वो लिस्ट बन गई कि उसमें कौन कौन लोग शामिल है। अगला है स्थिर और कठोर दृष्टिकोण। समाज को स्थिर और बदलाव रहित माना गया। यह नहीं समझा गया कि समाज समय के साथ बदलता। उदाहरण के लिए जातियों को एक फिक्स पहचान मान लिया गया, एक स्थिर पहचान मान लिया गया, जबकि वास्तव में जाति व्यवस्था में बदलाव होते रहते हैं। अगला है सत्ता और ज्ञान का संबंध। ज्ञान का उपयोग सत्ता को मजबूत करने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए जिन समूहों को खतरनाक या विद्रोही माना गया उन्हें अधिक नियंत्रण में रखा गया, यानी जानकारी जितनी भी मिली उसको नियंत्रण में रखा गया। औपनिवेशिक निवंशवाद की विशेषताएं हमें यह दिखाती कि यह केवल वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक साधन भी था। उदाहरण के लिए भारत में औपनिवेशिक निवंश विज्ञान ब्रिटिश सरकार ने 1871 से जनगणना शुरू की। इसमें लोगों को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटा गया। इसमें हर्बर्ट रिजले का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय समाज को जातियों में वर्गीकृत किया। इसका परिणाम यह हुआ जाति व्यवस्था और भी मजबूत हो गई। देखते हैं औपनिवेशिक निवंश विज्ञान का प्रभाव। औपनिवेशिक निवंश विज्ञान का प्रभाव केवल ज्ञान तक सीमित नहीं था, इसने समाज, राजनीति और संस्कृति तीनों को गहराई से प्रभावित किया। इसे हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से समझ सकते हैं, जिसमें पहला देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। समाज के बारे में विस्तृत जानकारी। औपनिवेशिक काल में पहली बार समाज का व्यवस्थित अध्ययन हुआ। जाति, जनजाति, भाषा, धर्म सबका रिकॉर्ड जो है वो तैयार हुआ। उदाहरण के लिए
ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में जनगणना और सर्वेक्षण हुए, जिससे समाज की संरचना को समझने में मदद मिली। दूसरा है ऐतिहासिक दस्तावेजों का निर्माण। कई रिपोर्ट, किताबें और अभिलेख तैयार हुए। आज भी ये शोध के महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखी गई जाति और जनजाति पर रिपोर्ट आज के समाज शास्त्र और इतिहास के लिए उपयोगी है। अगला है निवंश विज्ञान का विकास। इस काल में क्षेत्रकार अवलोकन जैसी विधियां विकसित हुई। आधुनिक निवंश विज्ञान की नींव पड़ी। उदाहरण के लिए लोगों के बीच जाकर रहना और अध्ययन करना आज भी निवंश वैज्ञानिक जो है इसका मुख्य हिस्सा माना जाता है। अगला है नीति निर्माण में उपयोग। सरकारों को समाज की संरचना समझने में मदद के लिए प्रशासनिक फैसले लेना आसान हुआ। उदाहरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग नीतियां बनाई गई। इसका नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक विभाजन में वृद्धि। जाति, धर्म और जनजाति के आधार पर समाज को बांटा गया। इससे भेदभाव और दूरी बढ़ी। उदाहरण के लिए हर्बर्ट रिजले द्वारा जाति वर्गीकरण, जाति व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरा है स्थिर पहचान। लोगों की पहचान को स्थिर कर दिया गया, जबकि समाज जो है वास्तव में बदलता रहता है। उदाहरण के लिए एक बार किसी को किसी जाति में डाल दिया गया तो उसे बदलना मुश्किल हो गया। अगला है सांस्कृतिक हीनता। स्थानीय संस्कृति को पिछड़ा और असभ्य बताया गया। लोगों में हीन भावना पैदा हुई। उदाहरण के लिए भारतीय परंपराओं को अंधविश्वास कहकर खारिज किया गया। अगला है शासन और नियंत्रण को मजबूत करना। जानकारी का उपयोग समाज को नियंत्रित करने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए जिन समूहों को खतरनाक माना गया उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। अगला है स्थानीय आवाज की अनदेखी। ये जो अध्ययन है वो बाहरी लोगों द्वारा किया गया। स्थानीय लोगों की सोच और दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया गया। उदाहरण के लिए रिपोर्ट में अक्सर केवल ब्रिटिश अधिकारियों का ही नजरिया जो है वो देखने को मिलता था। औपनिवेशिक निवंश विज्ञान की आलोचना। औपनिवेशिक निवंश विज्ञान को सिर्फ एक वैज्ञानिक अध्ययन मानना सही नहीं है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार यह ज्ञान और सत्ता का मिश्रण था और इसकी आलोचनाएं जो है हम इसको समझते हैं। पहला है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। अध्ययन जो है वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। यूरोपीय नजरिए से समाज को देखा गया और स्थानीय संस्कृति को पिछड़ा और असभ्य बताया गया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने भारतीय परंपराओं को अंधविश्वास कहा, जबकि उनके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक तर्क जो है वो मौजूद थे। दूसरा है सत्ता का उपकरण। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि समाज को नियंत्रित करने का माध्यम था। उदाहरण के लिए जिस जातियों या जनजातियों को खतरनाक माना गया उस पर सख्त निगरानी रखी गई। तीसरा है स्थिर और कठोर पहचान बनाना। समाज को स्थिर मान लिया गया, जाति जनजाति को स्थायी पहचान बना दिया गया। उदाहरण के लिए हर्बर्ट रिजले ने भारतीय समाज को जातियों में बांटा, इससे जाति व्यवस्था और कठोर हो गई। अगला है स्थानीय दृष्टिकोण की अनदेखी। अध्ययन जो है वो पूरी तरह बाहरी लोगों द्वारा किया गया। स्थानीय लोगों की सोच, अनुभव और आवाज को महत्व नहीं दिया गया। उदाहरण के रिपोर्ट में केवल ब्रिटिश अधिकारियों का नजरिया दिखाया गया। भारतीयों की अपनी व्याख्या जो है वो गायब कर दी गई। यूरो केंद्रिता। पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया, बाकी संस्कृतियों को कम माना गया। उदाहरण के लिए भारतीय समाज को पिछड़ा बताया गया, जबकि वह अपने संदर्भ में विकसित था, फिर भी उसको पिछड़ा बताया गया था। अधूरी और गलत व्याख्या। कई बार संस्कृति को सही तरीके से नहीं समझा गया, गलत निष्कर्ष निकाले गए। उदाहरण के लिए धार्मिक प्रथाओं को अंधविश्वास समझ लिया गया, उनके सामाजिक महत्व को नजरअंदाज किया गया। अगला है नैतिक समस्या है। लोगों की निजी और सम्मान का जो है निजता और सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। कई बार जानकारी बिना अनुमति के ली गई। उदाहरण के लिए जनजातीय जीवन को बिना उसकी सहमति के रिकॉर्ड किया गया। अगला है सीमित दायरा। अध्ययन जो है वो छोटे समूह तक सीमित था, पूरे समाज का जो है इसी कारण वो सही प्रतिनिधित्व नहीं करता था। उदाहरण के लिए एक गांव के आधार पर पूरे क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष निकाल लेना, ये जो है वो सही आंकड़ा प्रदर्शित नहीं करता है। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष।
औपनिवेशिक निवंश विज्ञान केवल समाज को समझने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह सत्ता को मजबूत करने का एक माध्यम भी था। इसने हमें बहुत जानकारी दी, लेकिन साथ ही कई गलत धारणाएं भी जोड़ी। इसलिए हमें इसे समझते समय हमेशा इसके पीछे के राजनीति और उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, जिसके पास ज्ञान होता है वही असली शक्ति रखता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।